2023 में पेश हो रहे आम बजट पर आइए जानते हैं क्या है जनता की राय। एमपी बजट 2023 में रीवा के लोगों की क्या है राय। तो आइए जानते हैं बजट 2023 में किन किन चीजों से मिल सकती है निजात। महंगाई और रोजगार की समस्या एवं किसानों के मुद्दों पर इस बार बजट पेश होने जा रहा है। रीवा जिले में महंगाई से आम जन त्रस्त हो चुके हैं। बात की जाए ईंधन और रसोई गैस की तो गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं। बजट 2023 में महंगाई में थोड़ा बहुत अंकुश लगने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही किसानों की समस्या है कि किसान को समय पर खाद बीज नहीं मिल पाती, ना ही पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है, जिससे किसानों की फसलें सूख जाती हैं बिना पानी खाद के ही। मेरा नाम मनोज सिंह है। बजट 2023 पेश होने वाला है। इसमें देखा जाता है कि कई युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्या इस बार बजट 2023 में उनको रोजगार मिल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी जो है वो चरम पर है और सरकार आती हैं चली जाती हैं, लेकिन कभी भी रोजगार के संबंध में उन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती जिन पे होनी चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि अपने आम बजट में रोजगार का जो मुद्दा है उसको रखना चाहिए और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है तो उसको किस तरीके से करना चाहिए वो सरकार को विचार रखना चाहिए। चरम सीमा पर है। रीवा जिले में अगर बात करें आटा, चावल, दाल, हर प्रकार की महंगी खाद्य सामग्री हो गई, ईंधन हो गया, इस पर क्या है बजट से राहत मिल सकती है इन सब चीज़ों में? देखिए, सरकार को आम बजट में जो एक मिडिल वर्ग का व्यक्ति है संबंधित वो महंगाई से ज़्यादा त्रस्त है, तो सरकार को चाहिए कि मिडिल वर्ग को ध्यान में रख के और जो महंगाई का दर है उसको घटाना चाहिए और चीज़ें जो पहले की अपेक्षा अब महंगी हो गई हैं तो सस्ता करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आम जनजीवन जो है वो सही तरीके से चल सके। अब बात करते हैं किसानों की। किसानों का ना तो समय पर खाद मिल पा रही है, ना ही बिजली मिल पा रही है पर्याप्त मात्रा में। तो क्या इस बार बजट से किसानों को लाभ मिल सकता है? देखिए, अभी जो सरकार आम बजट पेश करने जा रही है तो किसानों को एक बड़ी उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ उनके लिए फ़ायदे की बातें रखेंगी बजट में। और जहाँ तक खाद की बात करें तो सीज़न में किसानों को खाद महंगी मिलती है, किसान लेते भी हैं, तो सरकार को चाहिए कि खाद में जितना कम से कम दाम में खाद उपलब्ध हो सके उसको तरीके से करवाना चाहिए और खाद का रेट कम हो जाने से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत मिल पाएगी। सरकार को ऐसा बजट में प्रावधान रखना चाहिए। मध्य प्रदेश का बजट 2023 पेश होने वाला है, जिसमें किसान खाद बीज की महंगाई है, किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाती है, ना ही पर्याप्त बिजली मिल पाती है सिंचाई के लिए। इस पर बजट में क्या किसानों को राहत मिल पाएगी? किसान तो यही आशा करता है कि आने वाली बजट में उसे कम से कम मूल्य में खाद बीज और अन्य किसानी के संबंधित बीज और चीज़ें उन्हें सस्ता मिले। लेकिन अब देखना ये है कि 2023 में क्या होता है, क्योंकि 2022 में तो बहुत ज़्यादा किसान परेशान हुए थे खाद बीज को लेकर। किसानों के साथ साथ अगर देखा जाए तो महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल पेट्रोल एवं ईंधन महंगे हैं, रसोई गैस महंगी है। क्या बजट इस बार इन चीज़ों में लगाम लग पाएगा? जी बिल्कुल, आम आदमी तो यही चाहता है कि आने वाले बजट में उनके जो महंगाई, सरसों का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल और अन्य खाद्य सामग्री बहुत ही ज़्यादा अधिक रेट पर है, उसको कम किया जाए। लेकिन देखना है कि 2023 बजट में क्या होता है। मध्य प्रदेश का बजट 2023 पेश होने वाला है। उस पर रीवा वालों को क्या ऐसी मांगे थी जो रीवा में अभी तक नहीं पूरी हुई है? क्या बजट में वो मांग पूरी हो सकती है? जैसा कि 2023 का बजट पेश होने जा रहा है और रीवा ही नहीं बल्कि कहीं का भी कोई युवा हो, एक आम नागरिक हो, उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से वो राहत पाना चाहता है और ये चाहता है कि जो हम डेली यूज की चीज़ें उस हमें राहत मिल सके। डेली यूज चीज़ें में बात कर सकते हैं खाद्य सामग्री में। पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि लगातार खाद्य सामग्रियों में बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो खाद्य पदार्थों में तेल हो, साबुन हो, निरमा हो और कई ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार जिनके दाम बढ़ रहे हैं। लोगों को इससे राहत चाहिए और मुझे लगता है कि
ही नहीं बल्कि हर एक आम नागरिक की ये आवश्यकता होती है, उसे एक उम्मीद होती है कि बजट इससे राहत। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज में 4 तारीख को सीएम शिवराज सिंह पहुंचेंगे। रीवा मऊगंज को जिला बनाने को लेकर मंथन जारी। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने चाय पर चर्चा कर कहा, अगर सीएम बनाते हैं मऊगंज को जिला तो स्वागत है, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मीडिया को चाय पर चर्चा पर कहा, 4 तारीख को सीएम शिवराज सिंह चौहान मऊगंज आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मऊगंज बनाने के लिए हम काफी दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को जिला घोषित नहीं करते तो हम मऊगंज की जनता के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना ने चाय पर चर्चा में क्या कहा। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो बीएसपी में गए, अब बीएसपी छोड़े, जहाँ के बीएसपी में उन्हें अच्छे खासे बीएसपी के साथियों ने वोट दिया, टिकट दिया। अब बीएसपी अम्बेडकरवादी पार्टी रही, रविदास की पार्टी रही, एक सैद्धांतिक पार्टी थी और वहाँ के लोगों ने उनको सम्मान दिया था और उनको वो चीज़ रास नहीं आई, वो छोड़ दिए। इसके बाद फिर कांग्रेस में भी आए और कांग्रेस निश्चित रूप से एक कठिन पार्टी है। यहाँ तो बलिदान देने वाली पार्टी है। यहाँ तो सिर्फ सत्ता नहीं चलेगी कांग्रेस में तो संघर्ष करना पड़ेगा, आम जन की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, किसानों की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, गरीबों की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तभी तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे जैसे नेता इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अब मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी में हूँ। तो ये संघर्षों और बलिदानियों की पार्टी, इसमें रहना सबके बस की बात नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उसकी सदस्यता लिए हैं, स्वाभाविक है, अच्छा है। जो रास्ता जिसको अच्छा दिखे वो करना चाहिए। मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। जानते हैं कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी 100 रुपये बिजली का बिल आता था, लगातार जनता को बिजली। आज वही बिजली के बिल, कोरोना काल में कहा गया था कोरोना काल में बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन इस समय बिजली का बिल अंधाधुंध जबरन 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, यहाँ तक कि 25-25, 30-30 हज़ार के बिजली के बिल और कानूनी नोटिस भेजी जा रही है। जबरन बिल वसूले जा रहे हैं। आम जन त्राहि मची हुई है। अभी आप कांग्रेस महाधिवेशन में भी 3 दिन का अधिवेशन था, हमें भी वहाँ पे पहुँचने, प्रदेश प्रतिनिधि होने के नाते इस अधिवेशन में शामिल होने का अवसर मिला। और मैं बधाई देता हूँ माननीय राहुल गांधी जी को कि जिन्होंने 3750 किलोमीटर की पदयात्रा की और हर मुद्दों पर जो भी जनता के हित में चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवा बेरोजगारी की बात हो, चाहे संविधान खतरे में हो या आम जन कोई भी, और छोटे छोटे व्यापारियों के हित में कार्य योजना बनाई गई है अधिवेशन में। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भारत की जनता के लिए अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है। वैसे भी कांग्रेस, आप जानते हैं, 85वां अधिवेशन था, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई है। एक से बढ़ कर के एक नेता पैदा हुए और मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी का एक सिपाही हूँ जहाँ पर लोग फांसी पर झूले। महात्मा गांधी की पार्टी, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उसका अधिवेशन था। और आज भी सर्वहारा की कांग्रेस पार्टी है और जनहिताय के लिए और हर गरीब अमीर सबको एक बराबर देने के लिए योजना बनाई गई है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, सुना है। और जिस तरीके से अडानी, अंबानी और कुछ 2 व्यापारी हिंदुस्तान को बेच रहे हैं और जो लूट रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगी और आम जनता को न्याय दिलाएगी। इस अधिवेशन में ये हम देख करके आए। भारत भ्रमण चैतन्य रथ यात्रा 1 मार्च 2023 को रीवा शहर में परम पूज्य माता जी निर्मला देवी द्वारा कुंडलिनी जागरण एवं आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मानव कल्याण के लिए सहज योग 1970 में प्रारंभ किया गया था। परम पूज्य माता जी निर्मला देवी के 100वें जन्म महोत्सव पर नेशनल ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा भारत यात्रा चैतन्य रथ के माध्यम से देश भर में सहज योग द्वारा विश्व निर्मल धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सहज योग किसी धर्म से संबंधित न होकर अध्यात्म से जुड़ने का माध्यम है। सहज योग दुनिया के 150 से अधिक देशों में निःशुल्क अभ्यास किया जाता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ध्यान की इस विद्या से मानव की शारीरिक,
आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक प्रगति होती है। विश्व स्तर के कई शोधकर्ता इसका प्रमाण भी देते हैं। यह रथ कई राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होता हुआ 1 मार्च को प्रातः 11 बजे रीवा जिले के करहिया नंबर 2 रीवा में प्रवेश करेगा। करहिया से प्रारंभ होकर सहजयोग ध्यान केंद्र, भारत माता मंदिर, गुड़हर से विंध्य विहार कॉलोनी, अग्रसेन चौक, राम जानकी मंदिर, नेहरू नगर, दिनेश पार्क होते हुए शाम 6 बजे मुख्य सहजयोग ध्यान केंद्र, प्रयागराज रोड, तिवारी होटल की बाजू वाली गली रतहरा पर पहुंचेगा। दिया था, उन्होंने सारे ब्रह्मांड का जो है वो शास्त्रार्थ खोला और उसके बाद से ये आम आदमी के बीच में आ गया। आज जैसा भैया ने बताया 170 से ज़्यादा देशों में निःशुल्क प्रैक्टिस होता है सहजयोग, और हमारे रीवा में भी पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। रतहरा में हम लोगों का एक सहजयोग ध्यान केंद्र बना हुआ है, वो जो हमारा तिवारी होटल के पीछे एक गली जाती है, वहाँ पे 50 मीटर है मेन रोड से, तो वहाँ पे संचालित है। अभी हम लोग अगर देखें तो साप्ताहिक रूप से प्रत्येक संडे को 11 बजे वहाँ पे हम संचालित करते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग आपसे आप बंधुओं से मिलने का हमारा उद्देश्य था, वो मूल यही था कि जो अभी भैया ने बताया कि परम पूज्य श्री माता जी के जो 100वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं महोत्सव, वो छिंदवाड़ा में, क्योंकि छिंदवाड़ा श्री माता जी का जन्मस्थली है, तो छिंदवाड़ा में हम लोग परम पूज्य श्री माता जी के जन्म उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। तो 100वें जन्म दिवस को एक विशेष आयोजन के रूप में मनाने के लिए एक 4 परम चेतन रथ संपूर्ण भारत में भ्रमण कर रहे हैं। तो जो रथ यहाँ रीवा पहुँच रहे हैं 1 तारीख को, वो 11 स्टेट्स को पार करके 12वां स्टेट अंतिम मध्य प्रदेश है। तो भी जैसा भी भैया ने बताया कि आज अभी वो पन्ना में है, कल सतना और परसों मतलब 1 तारीख को वो रीवा पधारेंगे। तो इसका जो पूरा हम लोगों का परम चेतन रथ का रीवा पहुंचने का कार्यक्रम है, वो 11 बजे का जॉट हम लोगों ने वेन्यू फिक्स किए हुए हैं। उसमें से पहला करहिया नंबर 2 में है, उसके बाद फिर गुड़हर में जो भारत माता मंदिर है वहाँ पे होगा, उसका टाइमिंग 12 बजे होगा। और उसके बाद फिर हमारा अगला जो पड़ाव है वो विंध्य विहार कॉलोनी में होगा, और विंध्य विहार कॉलोनी के बाद हम अग्रसेन चौक जो शिल्पी प्लाजा के उधर कोर्ट के पास है वहाँ पे होगा, और अग्रसेन चौक के बाद जो नेहरू नगर में पार्क है तो उस पार्क में होगा, और अंत में जो हमारा मुख्य ध्यान केंद्र है रतहरा में, तो शाम 6 बजे का जो प्रोग्राम है वो पब्लिक प्रोग्राम है, वो आम जन के लिए सबको। दरअसल हमारी पत्रकार वार्ता का उद्देश्य भी यही है कि आम जन इससे सूचित हो और वो इसका लाभ लें। और जैसा भी भैया ने बताया कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो जितने भी आयाम हैं हमारे मानव जीवन के, वो सभी इससे संतुष्ट होते हैं और उससे व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो सहज योग करने के बाद जब हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 15 मिनट का है, हम इसको घर में अपने हम लोग सुबह शाम इसका ध्यान करते हैं। और ये कोई योगा नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी का है, ध्यान की एक विधि है। जैसे नाम से कभी कभी हम लोग समझ जाते हैं कि कोई योग करा रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक सामान्य प्रैक्टिस है। और इसको हम पूरा पारिवारिक जीवन में रहते हुए, जिस लाइफ में हम रहते हैं उसमें रहते हुए हम ध्यान कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी धर्म का, किसी जाति का कोई बंधन नहीं है, उम्र का भी कोई बंधन नहीं है। हम जब चाहें, जिस स्थिति में चाहें, हम इस ध्यान को कर सकते हैं। और ये कुंडलनी जागरण की अत्यंत सरल और सहज विधि है, जिसको परम पूज्य श्री माता जी ने दिया है। रीवा पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन के तहत वारंट अभियान चलाकर लगभग 145 वारंट तामील किए गए। रीवा उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा अनिल सोनकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में रीवा पुलिस द्वारा कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाकर लंबे समय से फरार स्थायी एवं गिरफ्तार वारंटियों को गिरफ्तार किया एवं न्यायालय के समक्ष पेश किया। वारंट अभियान की निगरानी समस्त अनुविभागीय द्वारा की जा रही है। अधिक से अधिक वारंट तामीली हेतु पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा प्रत्येक थानों को 2-2 अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराए गए थे एवं अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया था। स्थायी वारंटी 70 वारंट एवं गिरफ्तारी वारंट 75 तामील हुए। कुल संख्या 145 है। पेवर ब्लॉक निर्माण के दौरान सड़कों पर बिछे मटेरियल के चलते ट्रक पलटा, बाल बाल बचे राहगीर।
रीवा शहर के सिरमौर चौराहा से नया बस स्टैंड की तरफ सड़क निर्माण के बाद पेवर ब्लॉक का निर्माण करवा रही निर्माण एजेंसी की घोर लापरवाही सामने आई है। जहां पेवर ब्लॉक करा रही निर्माण एजेंसी के द्वारा पेवर ब्लॉक निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसका मटेरियल सड़कों में ही गिराया गया है, जिसके चलते अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया है। आपको बता दें कि पेवर ब्लॉक निर्माण के दौरान उसमें डाली जाने वाली डस्ट को सड़क पर खुले में छोड़ दिया गया, जिसके चलते लोग सड़कों पर चलने वाले राहगीर उसी डस्ट में फंसकर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं निर्माण करा रही एजेंसी की लापरवाही देखने को मिली है। इसमें हमारी गाड़ी पलट गई है और इसमें अगर किसी तरह की अगर कोई बात हो जाती तो इसमें प्रशासन मुस्तैद होता। यहाँ पे बीच सड़क में डस्ट गिरा हुआ है और ना इसको हटवाया गया है। आज ये कम से कम 15-20 दिन से ये गिरा हुआ है और जगह जगह रोड बन रही है, ना इसमें कोई पूरी तरह से इसमें प्रशासन की लापरवाही बरती जा रही है। ये आपकी गाड़ी थी क्या? जी हमारी गाड़ी है। कहाँ से कहाँ जा रही थी? नई गाड़ी से जा रही थी रीवा। तो सड़क पे डस्ट की वजह मानते हैं आप? जी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ? जी सर। स्पीड क्या थी गाड़ी की? गाड़ी की 15-20 स्पीड थी। ऑटो बगल से ऑटो निकल रही थी तो उसी के कारण गाड़ी डस्ट में चढ़ गई है और गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई है तो चढ़ गई डिवाइडर में और गाड़ी पलट गई है। गाड़ी में कितना सामान लोड था? गाड़ी में गेहूं लदा हुआ था। जी तो आप क्या चाहते हैं? यह है कि प्रशासन हमारा नुकसान नहीं भरेगा। यह है कि जो ये तरह तरह के ये हथकंडे अपना रहा है तो इसको सही कर दे। जो हर तरह जाम लगता है और ये डस्ट गिरा हुआ है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार गुप्ता। मोहनिया बस हादसे के बाद सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला की मांग, मृतक परिजनों को 1-1 करोड़ दे सरकार। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सतना जिले में भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में सीधी जिले से ग्रामीण बसों के माध्यम से सतना गए थे। वहीं भाजपा की रैली कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम ढलते ही बसों के माध्यम से सभी बस में सवार होकर अपने अपने घर जा रहे थे। जैसे ही बस सीधी मोहनिया टनल के पास पहुंची है तभी सामने से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सामने से आ रही बस की आपस में भिड़ंत हो गई, जो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई लोग सवार थे, जिसमें लगभग दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं 39 लोग घायल हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने सरकार से मांग की है कि मृतक परिजनों को 1-1 करोड़ दे सरकार और घायलों को 50-50 लाख हुई है। इसकी हृदय विदारक घटना है। इस घटना हृदय विदारक के साथ साथ दुखद है और हम सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अपनी तरफ से समर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके अपने श्री चरण कमलों में स्थान दें और जो घायल हैं उनके त्वरित स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। निश्चित तौर से इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और इस घटना की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। जो आयोजन समिति है वह अपने ज़िले के अलावा दूसरे ज़िलों के लोगों को इकट्ठा किए जाने के कारण इस प्रकार की घटना हुई है। यदि आयोजन होते हैं तो अपने ज़िले में ही इतनी पर्याप्त संख्या है कि आपके विचार को सुनने के लिए वो आ सकते हैं, परंतु दूसरे संभागों से अन्य संभागों से जनता इकट्ठा करके एक समुदाय को, एक वर्ग को इकट्ठा करके लेके आना, तो ये निश्चित तौर से इस प्रकार की घटना लाजमी है, कभी भी हो सकती है। इसलिए कि बड़ा आयोजन होता है, बड़ी भाग दौड़ की व्यवस्थाएँ होती हैं और साथ में वो जो बस लेके आती हैं उनकी क्षमता 50 है ले जाने की और साथ में ले आने की जो क्षमता है 50 है, उसके साथ साथ वो 150-200 आदमी को उस बस में बैठाते हैं, तो उसकी परमिट भी नहीं है, उस क्षमता नहीं है। तो क्षमता से अधिक लोगों को लेके आने से और जल्दबाजी में आने जाने के भाग दौड़ के कारण इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और आयोजन समिति को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि अपने ज़िले में ही आयोजन करें और ज़िले के अंतर्गत ही लोगों को बुलाएं। पर इस प्रकार के बुला के और इस प्रकार की व्यवस्थाएँ हुई जिसके कारण घटना हुई हैं और इस घटना में कई आदिवासी समाज के बेचारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और लगभग 17 लोग और संख्या भी बढ़ रही है और वो संख्या बढ़ रही, भगवान करे ऐसी संख्या ना बढ़े, तो वो संख्या 17 हो गई है। और बताए मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बताने के अनुसार तो इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
जिला प्रशासन और आयोजन के मुख्य जो चीफ हैं उनको हम मानते हैं, इसलिए कि इस प्रकार के आयोजन जिले में होने चाहिए। यदि हो रहे हैं तो वहाँ पर दूसरे स्तर में, दूसरे क्षेत्र के और संभाग के लोगों को नहीं बुलाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के आयोजन में इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दूरस्थ क्षेत्रों से क्यों बुलाया गया। तो जो आयोजन समिति है उसकी जवाबदेही बनती है, और हमारा ये मानना है कि आयोजन समिति को इस विषय को लेकर घायल व्यक्तियों को 50-50 लाख की मुआवजे की राशि देना चाहिए, पुनर्वास, उनके स्वास्थ्य को लेकर, और जो इस संसार से चले गए हैं या मृत आत्मा परिवार को जो व्यक्ति हैं उनके लिए, उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ की राशि दी जानी चाहिए उनके पुनर्वास, उनके रखरखाव व अन्य संस्कार के लिए। और जो वर्तमान में घायल हैं, जो जिस स्तर में घायल हैं, उनके लिए 25-25 लाख की अन्य राशि प्रदान की जानी चाहिए। और इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये संवेदना का विषय है, समूचा देश स्तब्ध है और पूरे देश की हम सब की संवेदना है, और निश्चित तौर से गृह मंत्री की भी संवेदना उन्होंने प्रकट की है। पर संवेदना के साथ साथ यदि वो थे तो निश्चित तौर से घटनास्थल पर आना चाहिए, इसलिए कि उनको सुनने, उनको देखने के लिए हमारी रीवा संभाग की जनता गई थी। तो निश्चित तौर से गृह मंत्री हमारे देश के गृह मंत्री हैं, तो और गृह मंत्री आयोजन के मुख्य अतिथि थे, और इस प्रकार की घटना हुई तो निश्चित तौर से गृह मंत्री को घटनास्थल पर जाना चाहिए, उपचार केंद्रों पर जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके स्वास्थ्य कुशल क्षेम की जानकारी व जिन जो इस संसार से विदा हो गए हैं मृत परिवार के जनों से उनकी सांत्वना देना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। लाडली लक्ष्मी पथ की सड़क महज 6 महीने के अंदर हुई जर्जर। 12 करोड़ की लागत से बनाई गई थी लाडली लक्ष्मी पथ। खबर मध्य प्रदेश से रीवा से है, जहां रीवा में सिविल लाइन से करहिया मार्ग को जोड़ने वाली सड़क का नाम लाडली लक्ष्मी पथ दिया गया। इस सड़क का निर्माण महानगर की तर्ज पर होता है, मगर शायद यह किसी को पता नहीं है कि इस सड़क का निर्माण रीवा में और भी वह 12 करोड़ की लागत से हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार की झड़ी लगा दी गई है। आपको बता दें कि यह सड़क महज 6 महीने के अंदर ही कई जगह से उखड़ने लगी है। कहीं न कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर एवं निर्माण करा रहे ठेकेदार ने गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण करवाया है, जो महज 6 महीने के अंदर ही ध्वस्त हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा बताया गया कि ठेकेदार एवं इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। जहां लाडली लक्ष्मी पथ का निर्माण महानगर की तर्ज पर कराया जाता है, वहीं इस सड़क निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। सड़क बनती गई, एक तरफ सड़क जर्जर होती गई। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सड़क निर्माण का मामला रीवा कलेक्टर तक जाता है, क्या एक्शन लेते हैं निर्माण एजेंसी पर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, और उस योजना में लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से रीवा में जो बड़े महानगरों की तर्ज पर ये रोड बनाई गई है, जिसको लाडली लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर विधि महाविद्यालय से लेकर सार्किन को लिंक करने वाली रोड बनाई गई, जिसकी अनुमानित लागत है 12 करोड़ की राशि है। वह वहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो 12 करोड़ की राशि बनाई गई है। तो ये लाडली लक्ष्मी पथ 12 करोड़ में 12 दिन ही चली। यदि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी पथ के नाम पर इस प्रकार की रोड बनाई गई है, तो अन्य रोडों का क्या हाल होगा। तो मेरा ये मानना है, मैंने इस संदर्भ में लिखित भी दिया है, पीएस को भी दिया है, लोक निर्माण विभाग के आयुक्त को दिया है, और हमने मांग भी की है। और इस संदर्भ में मैंने कमिश्नर रीवा को भी हम सोमवार को पत्राचार करेंगे। और ये व्यक्तिगत मानना है कि यदि इसमें इस प्रकार की मानक मापदंडों के विपरीत रोड बनाई जाती है, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग के अधिकारी गर्ग जी वर्तमान में जो है, साथ में इसमें एसडीओ और संविदाकार को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि मानक के विपरीत एसडीओ देख रहे हैं, सब इंजीनियर देख रहे हैं, वहाँ कार्यपालयंत्री बैठे हैं, उस शहर के मुख्य मार्ग की रोड है, तो शहर के अंदर की रोड जो मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से बनाई गई है, उसी मार्ग में जब व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया है, तो निश्चित तौर से अन्य रोडों का क्या हाल हो। शहर के मुख्य मार्ग की रोड है, इसी रोड में जो मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर बनाई गई है, जो लाडली का नाम दिया गया है, तो इसमें यदि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो अन्य मार्गों में क्या हालत। तो हम आपके माध्यम से जांच की मांग करते हैं, एफआईआर की मांग करते हैं, और संविदाकार को ब्लैक लिस्टेड की आग्रह करते हैं।